गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है प्लेटो का साम्यवाद। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि प्लेटो के आदर्श राज्य का मूलाधार है न्याय, और न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने दो बातों पर बल दिया, एक शिक्षा प्रणाली और दूसरा साम्यवादी व्यवस्था। आज इस वीडियो में हम प्लेटो के साम्यवाद के बारे में बात करेंगे। प्लेटो का साम्यवाद दो तरह का है, एक परिवार संबंधी साम्यवाद और एक संपत्ति संबंधी साम्यवाद। इस वीडियो में हम संपत्ति विषयक साम्यवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि संपत्ति संबंधी साम्यवाद से प्लेटो का क्या अभिप्राय है। संपत्ति विषयक साम्यवाद को एक्सप्लेन करते हुए प्लेटो ने कहा है कि पहली बात तो यह है कि उनके पास तो केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य है। न तो उनके पास अपना कोई घर होगा और न ही कोई ऐसा गोदाम जो सबके लिए खुला ना हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए, सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए, और केवल यही ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूना तक न चाहिए। इसी में उनकी मुक्ति है और ऐसा करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। अब यहाँ हमें यह समझना है कि पहली बात तो ये कि प्लेटो का ये कहना है कि ये जो संपत्ति संबंधी साम्यवाद है ये केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। अभिभावक वर्ग अर्थात जैसा कि हमने बात की थी कि प्लेटो अपने राज्य में रहने वाले नागरिकों को तीन वर्गों में बांटता है, एक शासक वर्ग, एक सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को उसने सम्मिलित रूप से कहा है अभिभावक वर्ग, और प्लेटो का ये साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। तो प्लेटो ये कहते हैं कि जो अभिभावक वर्ग के लोग हैं उनके पास केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन को चलाने के लिए नितांत अनिवार्य है। जो अभिभावक वर्ग के लोग हैं उनका अपना कोई घर नहीं होगा, उनके पास ऐसा कोई गोदाम नहीं होगा जो सबके लिए खुला ना हो। प्लेटो कहता है कि अभिभावक वर्ग के लोग सिपाहियों की तरह डेरों में रहेंगे, सामान्य भोजनालयों में भोजन करेंगे, और उसका कहना है कि ऐसा करने में ही उनकी मुक्ति है और ऐसा करने से ही वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। इससे क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय ये है कि प्लेटो ये कहते हैं कि जो अभिभावक वर्ग के लोग हैं, जो शासक वर्ग के लोग हैं, उन्हें शासन कार्य करना है। जो सैनिक वर्ग के लोग हैं उन्हें देश की सीमाओं की रक्षा करनी है। लेकिन अगर इन वर्गों के लोग संपत्ति के मोह में फंस जाएंगे तो ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये वर्ग सही तरीके से अपने कर्तव्य का पालन करें, इसके लिए ये जरूरी है कि अभिभावक वर्ग के लोग संपत्ति के मोह से दूर रहें। इसलिए प्लेटो ये कहता है कि आदर्श राज्य में संपत्ति संबंधी साम्यवाद होगा, अर्थात अभिभावक वर्ग के जो भी लोग हैं, शासक वर्ग के लोग, सैनिक वर्ग के लोग, उनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। वे सिपाहियों की तरह डेरों में रहेंगे, सामान्य भोजनालयों में भोजन करेंगे। ऐसा करने में ही उनकी मुक्ति है, अर्थात वे लोग अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से कर पाएंगे और ऐसा करने से ही वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। अब हम लेते हैं संपत्ति संबंधी साम्यवाद की विशेषताएं। पहली विशेषता ये है कि प्लेटो का ये जो साम्यवाद है ये सभी नागरिकों के लिए नहीं है, ये केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। अभिभावक वर्ग अर्थात शासक वर्ग
और सैनिक वर्ग, इसमें उत्पादक वर्ग को शामिल नहीं किया गया है। दूसरा, इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। जब हम साम्यवाद की बात करते हैं, आधुनिक साम्यवाद, तो आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य है आर्थिक, अर्थात आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य है आर्थिक विषमता दूर करना। लेकिन प्लेटो का जो साम्यवाद है उसका उद्देश्य राजनीतिक है। प्लेटो ने साम्यवाद का प्रतिपादन इसलिए किया ताकि वो राजनीति को दोष मुक्त रख सके, राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त रख सके। तो प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक नहीं है, इसका उद्देश्य राजनीतिक है। इसका उद्देश्य राजनीति और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त रखना है। तीसरी बात, प्लेटो का साम्यवाद भोग का मार्ग नहीं है, ये त्याग का मार्ग है। जैसे कि अगर हम आधुनिक साम्यवाद की बात करें तो आधुनिक साम्यवाद में क्या होता है कि सभी लोग संपत्ति का सामूहिक रूप से भोग करते हैं, लेकिन प्लेटो के साम्यवाद में भोग नहीं करना है, बल्कि प्लेटो के साम्यवाद में अभिभावक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का त्याग करना है। इसलिए फोस्टर ने कहा है कि प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण नहीं करना है, वरन इसका त्याग करना है। अब हम देखते हैं संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन, कि प्लेटो ने संपत्ति संबंधी साम्यवाद का समर्थन क्यों किया। सबसे पहला हम लेते हैं मनोवैज्ञानिक आधार। हम जानते हैं कि प्लेटो ने आत्मा के 3 गुण बताए हैं, विवेक, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा, और इसी आधार पर उसने समाज को 3 वर्गों में बांटा, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। अब प्लेटो का ये कहना है कि ये दोनों वर्ग, शासक वर्ग जिसमें विवेक का तत्व है, सैनिक वर्ग जिसमें शौर्य का तत्व है, तो ये दोनों वर्गों के लोग अपने कर्तव्य का पालन कर सके, इसके लिए जरूरी है कि इन दोनों वर्गों के लोग संपत्ति के मोह से दूर रहें। तभी यह संभव होगा कि शासक वर्ग में विवेक का तत्व और सैनिक वर्ग में शौर्य का तत्व बना रह सकेगा। दूसरा है दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार से अभिप्राय है कि प्लेटो ने विशेष कार्य के सिद्धांत के आधार पर भी संपत्ति संबंधी साम्यवाद का समर्थन किया है। इसका अर्थ यह है कि प्लेटो ये कहता है कि जिन लोगों को शासन करने जैसा महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है, उनके लिए ये जरूरी है कि वे ऐसे तत्वों से दूर रहें जो इस कार्य में बाधा डालें। संपत्ति ऐसा ही एक तत्व है, अतः अभिभावक वर्ग को इससे दूर रखना चाहिए, और इससे दूर रखने के लिए प्लेटो ने संपत्ति संबंधी साम्यवाद का प्रतिपादन किया है। तीसरा है राजनीतिक और व्यवहारिक आधार। राजनीतिक आधार की अगर हम बात करें तो देखिए, प्लेटो का मानना था कि शासन की शक्ति उन लोगों के हाथों में होनी चाहिए जो सर्वाधिक गुण संपन्न हो, लेकिन यदि अभिभावक वर्ग को संपत्ति संग्रह की छूट दे दी जाए तो हो सकता है कि राजनीतिक पदों के लिए चुनाव का आधार गुण ना होकर संपत्ति हो जाए। व्यवहारिक आधार की हम बात करें तो प्लेटो का ये कहना था कि जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति है, अगर उनके हाथ में आर्थिक शक्ति भी आ जाएगी तो वे लोग कर्तव्य पालन का मार्ग छोड़कर दूसरों का शोषण करना प्रारंभ कर सकते हैं। प्लेटो चाहता था कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में हो, इसलिए जो लोग आर्थिक क्रियाओं में लगे हैं उनके पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होनी चाहिए, और जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति है उनके अपने कोई आर्थिक हित नहीं होने चाहिए। तो प्लेटो चूंकि राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना चाहता था, इसलिए प्लेटो ने कहा कि जो लोग राजनीति में हैं, जिनके पास राजनीतिक सत्ता है, उनके अपने कोई आर्थिक हित नहीं होने चाहिए। अब हम लेते हैं अरस्तु द्वारा प्लेटो के
साम्यवाद की आलोचना। सबसे पहली बात, अरस्तु का ये कहना था कि व्यक्ति में संपत्ति संग्रह की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और यह प्रवृत्ति व्यक्ति को प्रोग्रेस करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन यदि ये कह दिया जाए कि अभिभावक वर्ग के लोग संपत्ति नहीं रखेंगे तो उनमें जो प्रगति करने की आकांक्षा है वो समाप्त हो जाएगी। तो पहली बात, यह धारणा मानवीय प्रकृति की मूलभूत प्रवृत्तियों की अवहेलना करती है। दूसरी बात, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं। प्लेटो का साम्यवाद केवल शासक और सैनिक वर्ग पर लागू है, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं है। इससे क्या होगा? इससे जो राज्य है वो दो समुदायों में बंट जाएगा और इससे देश की एकता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, परोपकार, उदारता, ये जो अच्छी भावनाएं हैं ये व्यक्ति तभी कर सकता है, या ये जो अच्छे कार्य हैं ये व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसके पास निजी संपत्ति हो। लेकिन यदि व्यक्ति से संपत्ति रखने का अधिकार छीन लिया जाता है तो परोपकार और उदारता की श्रेष्ठ मानवीय संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, अरस्तु का ये कहना था कि राज्य में एकता उपयुक्त शिक्षा द्वारा स्थापित की जा सकती है, उसके लिए साम्यवाद अपनाना आवश्यक नहीं है। वास्तव में अरस्तु को प्लेटो के साम्यवाद में एक अति दिखाई देती है जो उसे स्वर्ग बनाने के बजाय उसे नष्ट कर देती है। तो अरस्तु का ये कहना है कि प्लेटो ने राज्य की एकता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है, जो राज्य में एकता लाने के बजाय राज्य को नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट है, साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध है। अरस्तु ने आलोचना करते हुए इसे आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान कहा है। अर्थात व्यक्ति अगर संपत्ति अर्जन करने के लिए गलत तरीके अपनाता है या करप्शन करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो ये सारी आध्यात्मिक बुराइयां हैं। इनके लिए ये आवश्यक नहीं है कि संपत्ति को ही समाप्त कर दिया जाए। वास्तव में प्लेटो जो संपत्ति को समाप्त करने की बात कर रहा है उससे अभिभावक वर्ग में उदासीनता और अकुशलता आ सकती है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद ने समाज की बेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर दिया है। थैंक यू।